दोस्तों, फ्रेंड्स, टुडे विल बी डूइंग पार्ट 2 ऑफ परसेंटेज का जो चैप्टर हमने पार्ट 1 किया था, आज उसका कॉन्टिन्यूएशन में हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हमने जो प्रॉब्लम्स की थी वो इजी प्रॉब्लम्स थी, प्लस मैंने आपको पूरे कंसेप्ट के बारे में परसेंटेज के बताया था। आज जो है हम विल बी हैंडलिंग moderate difficulty level and high difficulty level questions, okay, which have come in the previous year examination and latest examinations. We handle question number 5. पांचवा क्वेश्चन देखिएगा. It says a student has to obtain a minimum of 50% marks in an examination to pass. 50% मार्क्स आते हैं तो कैंडिडेट पास होता है. उसके कितने मार्क्स आए? 40%. और फेल कितने मार्क्स से हुआ? 30 मार्क्स से. तो कहता है टोटल मार्क्स बताइए. देखिए, ये क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप. पहले टोटल मार्क्स x मान के, ओके, और आपका आंसर आ जाएगा. बट जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि वो क्वेश्चंस जहां पर स्टेटमेंट मार्क्स नहीं हो, कोई डेफिनेट नंबर नहीं हो, उनको आप 100 बेस से कर सकते हो. बट सी, यहां पर मार्क्स दे रखे हैं तो आप यहां पर 100 बेस से नहीं कर पाएंगे. तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे टोटल मार्क्स मान लीजिए x है. ठीक है, तो पासिंग मार्क्स क्या हो जाएंगे? 50% ऑफ द टोटल मार्क्स, दैट विल बी 50% इज 1/2. 1/2 ऑफ x, this will be x/2. These are passing marks, okay, or pass marks. This is pass marks of this. चलिए, उसके नंबर कितने आए? 40% of x. 40% is 4/10 of x. इतने उसके नंबर आए, फिर भी फेल हो गया. कितने कम आए? 30. अगर 40% ये और 30 मार्क्स ये, ठीक है, यहां पर देखिए परसेंटेज में थी मार्क्स, और ये मेरे मार्क्स क्या आ गए? एक्चुअल मार्क्स आ गए. दोनों में फर्क बस इतना ही है, यहां परसेंटेज मार्क्स है, यहां एक्चुअल मार्क्स है. ओके, अगर इसके 30 मार्क्स और आ जाते तो ये क्या हो जाते? पासिंग मार्क्स. और पासिंग मार्क्स कितने हैं? दैट इज इक्वल टू x/2. ये मेरी इक्वेशन बन गई, और यहां से मैं क्या करूंगा? x की वैल्यू निकालूंगा. सिंपल. 10 एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 4x + 300, और यहां पर हो जाएगा 10 एलसीएम आएगा तो ये आ जाएगा 5x. x को मैं यहां ले जाऊंगा तो मेरा x आ जाएगा 300, यानी कि टेस्ट 300 मार्क्स का था. सिंपल क्वेश्चन, कई बार आया है ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जामिनेशंस में. इसको, यही सिंपल तरीका है इसको हैंडल करने का. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ता हूं मैं. 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर मेल्स एंड द रेस्ट आर फीमेल्स. तो मेल और फीमेल की रेशियो कितनी हो गई? 60% मेल्स एंड फीमेल्स आर 40%. ओके, यू कैन राइट इट हियर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑल्सो. और परसेंटेज को आप नंबर्स में जब चेंज कर देंगे तो ये रेशियो अल्टीमेटली 6:4 आ जाएगी. ओके, if the ratio of married males to non-married males is 5:7, ठीक है, ये टोटल पॉपुलेशन है, ये टोटल पॉपुलेशन. अब मैरिड पॉपुलेशन की बात करते हैं. इसमें भी मेल्स फीमेल्स हैं, और रेशियो ऑफ मैरिड मेल्स टू नॉन मैरिड फीमेल्स. ठीक है, तो ये क्या है? मैरिड एंड नॉन मैरिड, नॉट मेल फीमेल नहीं है, मैरिड एंड नॉन मैरिड. मैरिड एंड नॉन मैरिड मेल्स, मैरिड मेल्स, नॉन मैरिड मेल्स, इनकी रेशियो है 6:, इनकी रेशियो जो दे रखी है मैरिड, दिस इज मैरिड पॉपुलेशन टू नॉन मैरिड मेल्स. दिस इज 5:7. ठीक है, एक ये रेशियो थी, ये नॉन मैरिड मेल्स पॉपुलेशन है. ठीक है, रेशियो ऑफ मैरिड फीमेल्स टू नॉन
मैरिड एंड नॉन मैरिड, मैरिड एंड नॉन मैरिड फीमेल्स, ये क्या रेशियो है? ये है आपकी 2:3, मैरिड फीमेल्स, नॉन मैरिड फीमेल्स। ठीक है, 3 रेशियो दे रखी है। दिस इज 2:3। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज मैरिड? तो मैरिड कहता है क्या परसेंटेज है टोटल पॉपुलेशन की। देखिए इसमें 3 डाटा हैं जो कि रेशियो के टर्म्स में डिस्क्राइब किए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इट हैज कम इन द एसएससी एग्जामिनेशन। तो सारे की सारी देखो 3 रेशियो दे रखी है, एक ये है 1, दूसरी रेशियो ये है और तीसरी रेशियो ये है। ठीक है, चूंकि यहां पर कोई डेफिनेट नंबर नहीं दे रखा तो इसलिए मैं क्या कर सकता हूं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं बेस 100 मान सकता हूं। और देखिए बेस 100 मानेंगे तो आपका क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व होगा ये। तो मैं मान लेता हूं टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू 100। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू 100। तो मेल्स कितने हो गए? देन मेल्स आर 60। अब देखो एक्चुअल नंबर जो मैं उनको सबको राउंड किए जा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। और फीमेल्स कितनी हो गई? 40। ठीक है, अब ये 60 मेल्स में से जो मैरिड और नॉन मैरिड हैं वो इस रेशियो में है 5:7। ठीक है, मुझे निकालने क्या है? मैरिड नंबर्स निकालने हैं, टोटल मैरिड। मैरिड में टोटल कौन कौन से आएंगे? मेल्स और प्लस फीमेल्स। तो मुझे यानी कि ये वाला नंबर जो है, ये वाला मैरिड मेल्स और मैरिड फीमेल्स, ये मुझे नंबर चाहिए। निकाल लेते हैं इनको। देखिए टोटल मेल्स 60 हैं, 60 में से रेशियो जो है मैरिड और नॉन मैरिड की 5:7 है। तो मैरिड मेल्स कितने? 5/12। देखिए इसको कैसे करते हैं कि 5 हिस्से मैरिड है, 7 हिस्से अनमैरिड है, तो कुल हिस्से कितने हो गए? 12। तो नंबर्स में जब चेंज करते हैं रेशियो को, टोटल पार्ट गिवन पार्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल। 5 हिस्से मेल्स मैरिड हैं, कितने में से? 12 में से। तो 60 में से कितने मैरिड हो गए? 12 पंजे 60 बराबर 25, यानी 25 मेल्स मैरिड है। अब फीमेल्स में देख लेते हैं, ये 2:3 है, तो यानी 5 अगर हिस्से हों मैरिड फीमेल्स आर 2/5 इंटू टोटल फीमेल्स हैं कितनी? 40। सो ये कितना हो जाएगा? 5 8 40, 8 दूनी 16। ये मैरिड मेल्स हैं, ये मैरिड फीमेल्स हैं, इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूं तो ये मेरे टोटल क्या आ जाते हैं? 41 मेल्स एज वेल एज फीमेल्स आर मैरिड। ये 41 कितने में से मैरिड हैं? टोटल कितने थे? 100। तो 100 में से जो कुछ होता है वो परसेंटेज होता है। सो देयरफॉर आई कैन सेफली से 41% of the population is married. This question very loud and clear. चलिए अगला एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका अगर लॉजिक से निकालेंगे उससे भी निकलेगा और एक शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा उससे भी निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं? ये प्राइस और कंजम्पशन के क्वेश्चन होते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं फिर आपको समझ में आएगी। कहता है प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 15%। प्राइस में इंक्रीज हो रही है, कमोडिटी क्या है? शुगर। अब फैमिली जो है वो उसका एक फिक्स्ड बजट है, वो जितना पैसा खर्चती है इस पर्टिकुलर कमोडिटी पे यानी शुगर पे, उससे ज्यादा नहीं खर्च सकती। दे डोंट हैव एक्स्ट्रा मनी टू स्पेंड ऑन एनी आइटम। तो शुगर उसको क्या करनी पड़ेगी? अगर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा और उसके पास पैसे नहीं है, मान लीजिए वो 1 किलो शुगर यूज करते थे पहले
100 रुपए की आती थी, अब 15% बढ़ गए 115 रुपए की आएगी, तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपनी कंजम्पशन घटानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए इनको बोलते हैं प्राइस कंजम्पशन क्वेश्चंस। तो कहता है ये प्राइस 15% बढ़ गया, प्लस लिख देते हैं। बाय व्हाट परसेंटेज शुड द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी डिक्रीज्ड? कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी ना, तभी तो बजट सेम रहेगा, वरना बजट बढ़ जाएगा शुगर के ऊपर स्पेंडिंग का। तो ये कहता है ये कितनी कंजम्पशन परसेंटेज रिड्यूस करें सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ शुगर रिमेन्स द सेम। एज आई टोल्ड यू, एक्सपेंडिचर सेम रहना है। तो इसका जो शॉर्टकट है वो ये है कि इसको मैं x मान लेता हूं, फार्मूला x की उसमें लिखेंगे क्योंकि फार्मूला जनरल्स लिखते हैं हम। तो शॉर्टकट ये कहता है कि कंजम्पशन में जो रिडक्शन है दैट इज इक्वल टू x अपॉन 100 प्लस x परसेंटेज। ठीक है, तो ये जो था कि व्हाट परसेंटेज कंजम्पशन शुड बी रिटर्न, द फार्मूला इज दिस। तो चलिए इसको अप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली। तो यहां क्या आ जाएगा, 15 अपॉन 100 प्लस 15 परसेंटेज, यहां परसेंटेज लिखेंगे हर जगह। दिस विल बी इक्वल टू 15 अपॉन 115, सॉरी 15 into 115, you will have to multiply by 100 also. Okay, okay, so I can divide 23, and if I divide it by 23, this will 0.00092. So my answer is 0.04%. Please remember this answer is always in percentage. So my answer is 13.04%. Okay? इसका उल्टा भी क्वेश्चन आता है कि प्राइस घट गया तो नेचुरली वो शुगर ज्यादा खरीद सकते हैं, कंजम्पशन ज्यादा कर सकते हैं। तो अगर प्राइस इंक्रीज होता है, इन केस ऑफ इंक्रीज द फार्मूला इज दिस, कंजम्पशन इज reduced, consumption is reduced by this percentage। और दूसरा, अगर प्राइस डिक्रीज हो जाए तो आपकी कंजम्पशन आप इंक्रीज कर सकते हो। आई एम राइटिंग हियर कंजम्पशन इंक्रीज्ड बाय, the formula is x upon 100 minus x into 100%. So these are the two formulas. ये the decrease is x%, increase is also x%. अगर increase x% होगी तो consumption इतने परसेंट से reduce होगी, अगर decrease x% होगी तो consumption इतने परसेंट से बढ़ा सकते हो आप। We go to the next question. Is rupees 16,000. Okay, next question. Ravi's monthly salary is rupees 16,000. ठीक है, ये सैलरी दे रखी है रवि की। 30% of his salary on rent, तो इसका 30% क्या हो जाएगा, 3/10. 30% is 3/10. So 3/10 of this will be 400. 3/, so it will be 1600 into 3, 4,800. 20% of his salary on education, 20% is 1/5. 1/5 is 1/5 of this is 3,200. Okay, so दो हेड्स के हमारे पास एक्सपेंडिचर आ गए। 60% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। ओके, अब रिमेनिंग देख लेते हैं। रिमेनिंग इज हाउ मच, 4,800, 3,200, and total was 16,000. So this is 8,000, and if you subtract these two from this, you will be left with 8,000.
Okay, now out of this 8,000, he says, out of the remaining amount, 60% is invested in mutual fund. So mutual fund is how much? We will write 60% of the remaining, means 60% of this. 60% will be equal to 4,800. Okay, so this is the total expenditure. Find the amount invested in the mutual fund in a month. So you have got it. He is asking you mutual fund investment. This is your answer. Let's go to the next one. It's a question on depreciation. Okay, it's a question on depreciation. Depreciation क्या होता है? एक मशीन खरीदता है एक फैक्ट्री वाला, तो उसकी हर साल वैल्यू, मशीनरी जैसे जैसे यूज होती है उसकी मशीनरी की वैल्यू कम होती जाती है, तो वो एक पर्टिकुलर रेट होता है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन रेट या डेप्रिसिएशन रेट परसेंटेज। तो उस परसेंटेज के बेसिस के ऊपर उसकी वैल्यू की रिडक्शन करते हैं। और माइंड यू, ध्यान रखना ये है कि वो जो रिडक्शन होती है कंपाउंडिंग होती है। ओके, इस क्वेश्चन से समझेंगे इस कंसेप्ट को। हर साल कितनी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है? 10%। ओके, if its present value is 35,000, then the value of the machine after 2 years, ठीक है? So this is one is present value, this is 35,000, okay? This is present, okay? Now first year, after 1 year, और after first year, after first year क्या होगा? इसकी वैल्यू 10% रिड्यूस हो जाएगी, यानी 10% ऑफ दिस मीन्स 1/10, दिस विल बी 3,500। ये डेप्रिसिएशन है। और वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू आफ्टर 1 ईयर विल बी, लेट अस रिड्यूस इट, ओके, एंड आफ्टर सेकेंड ईयर नाउ रिडक्शन विल बी ऑन व्हाट? रिडक्शन विल बी ऑन दिस 10% ऑफ दिस. So reduction will be 3,150 and the value will be after 1 year, ये इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 28,000. It is 28,350. That is next question. When the price of a watch was reduced by 20%, देखिए प्राइस क्या किया है, ये हमने रिड्यूस कर दिया है बाय 20%, ठीक है? द नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड इंक्रीजेस बाय 40%, ओके? व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन द सेल्स परसेंटेज? देखिए ये पूरा क्वेश्चन जो है इसके अंदर पूरा क्वेश्चन पर नहीं दिया हुआ, और मैंने आपको क्या बताया था, जब ऐसे क्वेश्चन आए, जब सब चीजें परसेंटेजेस में दे रखी हैं, यू कैन सेफली एज्यूम that the price is 100, okay? उससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन जल्दी निकलेगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अब प्राइस घटाया है 20%, तो मैं मान लेता हूं ओरिजिनल प्राइस जो है वो 100 रुपीस है, ठीक है? ओरिजिनल प्राइस इज ₹100, ओके? रिड्यूस हो गया 20%, तो कितना रह गया प्राइस? 80 रुपीस, ओके? और बात किसकी कर रहा है? सेल्स की बात कर रहा है कि सेल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो देखिए सेल्स की फिगर कैसे आएगी, ये आएंगी नंबर ऑफ वॉचेस और यहां आएगा प्राइस। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी आ जाएगी सेल, ठीक है? तो जब प्राइस 100 रुपीस था, ओके, तो मैं मान लेता हूं नंबर ऑफ वॉचेस, देखिए वो भी उसने कहीं फिगर नहीं दे रखी, तो मैं मान लेता हूं नंबर ऑफ वॉचेस वर X, तो सेल प्राइस कितना आ जाएगा? 100X। और दूसरी सिचुएशन, प्राइस हो गया 80 रुपए का, नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड इज इंक्रीज्ड बाय 40%, तो इसका X का 40% इंक्रीज, एज आई हैड टोल्ड यू, दिस विल बी X इंटू 140/100, ओके? So this will come out to be 0, 0 cancel, 112X, okay? So he is asking what is the effect on the sales
ऑन दी सेल्स इन परसेंटेज, तो हमको निकालना है परसेंटेज सेल्स कितनी बढ़ी या कितनी घटी, ठीक है, ये हमको निकालना है। तो सेल में डिफरेंस कितना आया है, नेचुरली ये बढ़ी है, देखिए 100x था, ये 112x था, तो सेल बढ़ी है, बढ़ी कितनी है 12x। और हमेशा ये जो इंक्रीज या डिक्रीज होती है ये बेस सेल्स के ऊपर, बेस मींस फर्स्ट सेल्स या ओरिजिनल सेल, तो ओरिजिनल सेल हमारी 100x है, तो हम क्या कहते हैं 100x पर हमारी जो इंक्रीज हुई है सेल में वो 12x पर है। चूंकि मुझे परसेंटेज निकालनी है तो मुझे 100 पर निकालनी पड़ेगी, तो ये सिंपली यूनिटरी मेथड से 12x अपॉन 100x इंटू 100, सो ये x गया, 100 गया, एंड यू आर लेफ्ट विद 12%, एंड इट इज इंक्रीज, माइंड यू, देखिए 100x था तो ये बड़ी है सेल, तो देखो इसने आंसर में आपको बड़ा ट्रिकी दे रखा है, इंक्रीज भी कह रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज भी कह रहा है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, इट इज 12% इंक्रीज। नेक्स्ट, माधुरी spends 80% of her salary in, she spends 80% and Sushma, another girl, she spends 95% of her salary, ठीक है, and the savings are both are equal। यकीनन तौर पर दोनों की इनकम अलग अलग है, क्योंकि ये 80% स्पेंड करती है तो उसका जो अमाउंट सेव होता है, और सुषमा जो 95% स्पेंड करती है तो भी उनकी सेविंग्स बराबर है, तो नेचुरली सुषमा की जो इनकम होगी इससे ज्यादा होगी। ओके, तो मांग क्या रहा है, फाइंड द इनकम ऑफ सुषमा इफ द सम ऑफ देयर इनकम्स इज ₹10,000। ये देखिए इसके अंदर हमको इनकम दे रखी है, दोनों का टोटल दे रखा है, तो मैं मान लेता हूं माधुरी की इनकम X है और सुषमा की इनकम Y है। ओके, सो मुझे दे क्या रखा है, सम ऑफ देयर इनकम्स, यानी X प्लस Y इज इक्वल टू 10,000। अब देखिए दो अननोन है, ये माधुरी की इनकम और सुषमा की इनकम तो मुझे एक और इक्वेशन चाहिए, वो कहां से बनेगी, पहली स्टेटमेंट से। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, माधुरी स्पेंड्स 80%, तो इसकी सेविंग्स कितनी है, सेविंग माधुरी इज 20% ऑफ X, और सुषमा की 95% खर्च करती है, 5% उसकी सेविंग है, 5% ऑफ Y। ये दोनों की सेविंग्स आ गई, क्योंकि 80% स्पेंड किया तो 20% बचा है ना, और ये कह रहा है सेविंग्स ऑफ बोथ आर इक्वल, so that is this, you can convert this statement into an equation। so ये क्या आएगी, 20/100 into x, ये आ जाएगी 5/100 equal to y। so this goes, ठीक है, तो मुझे ये एक x और y में रिलेशनशिप आ गई है, 4x is equal to y। मुझे इनकम किसकी निकालनी है, सुषमा की, यानी कि मुझे y चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर y चाहिए मुझे, तो दो तरीके हैं, आप इसको यहां रख दीजिए या इसको वहां रख दीजिए, तो मैं x इक्वल टू y/4 आ जाएगा, वो मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा y/4 प्लस y इज इक्वल टू 10,000। दिस विल बी एलसीएम लेने के बाद 5y इज इक्वल टू 40,000 एंड y विल बी देन इक्वल टू 8,000 रुपीज। सो दैट इज योर आंसर। It was a simple question, but concept of savings was there. Next, in an examination, it is required to get a minimum of 340 marks. देखिए इसमें भी मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है ना, तो हम assumption जो कोई भी मार्क्स की assumption करेंगे तो वो X करेंगे, तो these are pass marks, okay? These are pass marks, okay? In aggregate to pass. स्टूडेंट गेट्स 244 मार्क्स, इतने मार्क्स उसके आए और फिर भी फेल हो गया, कितने से, 12% ऑफ द टोटल मार्क्स, एंड बट इज ही आस्किंग यू टू फाइंड व्हाट आर द मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स। मैक्सिमम एग्रीगेट एंड टोटल मार्क्स, दिस इज वन एंड द सेम थिंग, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स क्या होते हैं, टोटल मार्क्स, एग्रीगेट मींस टोटल, ओके।
सो ही इज आस्किंग फॉर फ्रॉम यू द टोटल मार्क्स, ये मैं x मान लेता हूं, ठीक है। लेट अस नाउ फॉर्म एन इक्वेशन। नंबर कितने आए उसके 244, 244, और फेल कितना हुआ 12% ऑफ द टोटल मार्क्स, 12% ऑफ x, यानी कि 244 मार्क्स जो आए, और इतने मार्क्स अगर और ले लेता जिससे वो फेल हुआ है तो वो पास हो जाता, और पास होने के मार्क्स कितने थे 340। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी अननोन x में, इसको हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लेट अस डू इट। दिस इज 12/100 इंटू x, इसको मैं यहां ले जाऊंगा, ये आ जाएगा 96, और ये 12x इंटू 100 यहां ले जाऊंगा, 12 8 96, और x विल बी इक्वल टू 800। देख रहे हैं आप, यू डू नॉट टेक इवन हाफ ए मिनट टू सॉल्व द क्वेश्चन, वेयर एज यू आर गिवन मिनिमम 1 मिनट टू सॉल्व ए क्वेश्चन। कंसेप्ट की क्लैरिटी बस चाहिए कि मार्क्स कितने आए, जितने मार्क्स से फेल हुआ वो उसमें ऐड कर दीजिए, तो वो टोटल मार्क्स आ जाएंगे पासिंग मार्क्स, वो आपको दे रखे हैं उसने 340। नेक्स्ट, a man spends 20% of his monthly salary on food, 1/4 of the remaining salary on charity। खर्चे कहां कर रहा है, पहला फूड पे, दूसरा चैरिटी पे, ये सेविंग है उसकी on food and clarity। then his monthly salary is how much, ठीक है ना, फिगर्स दे रखी है, 9600 दे दी तो 100 का बेस नहीं मानेंगे, x मानेंगे। मंथली सैलरी इज x। अब आ जाते हैं खर्चे, उसके निकाल लेते हैं। फूड के ऊपर कितना खर्चा है देखिए 20%, स्टैंडर्ड परसेंटेजेस मैंने आपको बताई थी, 20% इज इक्वल टू 1/5, तो x/5 इज द एक्सपेंसेस ऑन फूड। 1/4 ऑफ द रिमेनिंग सैलरी, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करने का। एक है 1/4 ऑफ द सैलरी, तो आता है x/4, ये कह रहा है 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग मीन्स फूड पे खर्च करने के बाद, तो क्या बच जाएगा फूड पे खर्च करने के बाद, ये आ जाएगा 4x/5। तो 4x/5 का 1/4 दैट विल बी इक्वल टू 1/4 ऑफ 4/5, दैट विल बी इक्वल टू 1/5, सॉरी ऑफ 1 इंटू x/5, सो दिस विल बी x/5। तो चैरिटी के ऊपर कितना पैसा खर्च किया x/5, ओके। फिर ये कह रहा है, तो चल देख लेते हैं सेविंग कितनी हुई उसकी। सेविंग कैसे निकलेगी, x रुपीज सैलरी थी, उसमें से फूड पे खर्च किया x/5, हाँ, और इस पे भी x/5 ही खर्च किया है, चैरिटी के ऊपर भी। ये क्या हो गई उसकी सेविंग्स, दिस इज हिज सेविंग्स, ओके। अब ये सेविंग्स के बारे में बात कर रहा है, पढ़ते हैं क्या कहता है। ही सेव्स 9600 विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड चैरिटी। तो ये जो सेविंग्स हैं उसकी, ये आधी हैं खर्चा करने के बाद। तो यानी कि इसका क्या मतलब है कि हाफ ऑफ द सेविंग्स इज 9600, तो एक्चुअल सेविंग्स कितनी है 9600 इंटू 2। बहुत ट्विस्ट करके दे रखा है उसने, नॉर्मली डायरेक्ट सेविंग्स देते हैं आपको, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कह रहा है कि 9600 इज हाफ ऑफ दी सेविंग्स। सो और ये मेरी तो टोटल सेविंग्स है, दिस इज माय टोटल सेविंग्स, तो टोटल सेविंग इज इक्वल टू 9600 इंटू 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 5x, इसमें से 2x चला जाएगा, ये आ जाएगा 3x/5 इज इक्वल टू 9600 इंटू 2। देखिए ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3200, ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरा x आ जाएगा 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 32,000, दिस विल बी 3,20,000 रुपीज। Yes, it will be 32,000.
It is 32,000. Okay, let's do the next one. My dear friends, we have finished 2 videos on percentages. First was on introduction and easy difficulty level question. The second part of the videos was moderate difficulty level questions meant for 12th level examinations like CHSL and other similar examination. Okay. Now I'll be doing the third part of the video, and that relates to questions asked in graduation level examinations and particularly bank examination, bank clerk and bank PO questions. So for all those candidates who are appearing in bank clerk and bank PO examination, this video is going to be very, very useful for you. Let us start. A merchant bought some goods worth rupees 6,000. So what is this? This is his cost price. जिस price में भी वो खरीद रहा है, that is his cost price. And sold half of them. तो यानी कि आधा माल, 3,000 रुपए का माल उसने कितने प्रॉफिट पर बेचा है? 12% प्रॉफिट. तो 2 पार्ट्स में उसने माल बेचा है, आधा आधा करके. पहला माल 3,000 का था और कितना प्रॉफिट हुआ? 12%. तो 3,000 का 12% मोर अगर आपको निकालना हो, डेट विल बी 100 + 12, 112 अपॉन 100. ये मेरा अब आ रहा है सेलिंग प्राइसेस. ओके, सेलिंग प्राइस, आधे माल ये, आधा माल ये. एट व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज शुड ही सेल द रिमेनिंग गुड्स? पूछ रहा है किस प्रॉफिट पे बेचे. मैं कहता हूं लेट हिम सेल एट X% प्रॉफिट the remaining goods to make an overall profit of 18%. ओवरऑल 18% है और ये जो आधा माल बाकी बच गया उस पे मैं कहता हूं X% प्रॉफिट कमा रहा है. तो ये हो जाएगा 3,000 into 100 प्लस X अपॉन 100. ठीक है, ये दोनों अलग अलग हाफ हाफ के ये सेलिंग प्राइस है और वो क्या चाहता है? ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 18%. तो ओवरऑल प्रॉफिट 18% किस पर आएगा? कॉस्ट प्राइस के ऊपर. व्हेनेवर इट इज प्रॉफिट, इट इज ऑलवेज ऑन द कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस 6,000 था, इसके ऊपर नेट प्रॉफिट 18% आएगा, 118/100. So this is an equation in unknown X and you have to find X. Let us simplify. This 0 goes with this goes with this. Okay. And I am left with, okay, this also goes. So it has become simpler. It is 30 into 12, 0, 3360 plus 100 into 30, it is 3,000 plus 30x equal to 118 into 60. मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं करता, अब बाद में एक साथ करेंगे. So ये मुझे निकालना है, इसको मैं रेड्यूस कर दूंगा. ठीक है, किससे? इससे. तो इसको मैं आई ब्रिंग इट हेयर, दिस बिकम्स, ओके, आई हैव टू सिंप्लीफाई. दिस इज दिस मच एंड दिस विल बी, इफ आई ब्रिंग इट हेयर, वी सी 30x and this I have shifted there, this will be 6,360. Okay, and this will be, and X will be equal to, and this will be 24. So he should sell the half remaining goods at 24% profit. Okay, answer has to be in percentage, right? Good, let's go.